नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और इसमें मौजूद हूँ हिम्स मेरठ में। यहाँ पर चल रहा है 3 डेज़ का क्योर एट द रेट 72 आवर्स प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर मेरे साथ हैं। आज एक अहम विषय जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे वो मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहता हूं। तो आज की इस वीडियो में होने वाली है भोजन पर चर्चा, क्योंकि भोजन ही एक ऐसा मात्र है जिसको आप बदल करके आप स्वस्थ भी हो सकते हैं और भोजन बिगाड़ करके आप बीमार भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज़ में आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर हम दो तरह के खाने होते हैं, एक कुक फूड और एक रॉ फूड, दोनों में कौन सा बेटर है और क्यों? रॉ फूड बेटर है। फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, कई सारी सब्जियां हैं जो हम कच्चा खा सकते हैं। टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, ककड़ी है, मटर है, सलाद पत्ता है, खाते भी एज ए सैलेड, राइट। तो और फल कच्चा, वो तो कच्चा ही खाना होता है, उसका तो कोई और फॉर्म है नहीं। ज़्यादा जूस बना लेंगे उसका, राइट, या स्मूदी बना लेंगे तब वो कच्चा ही हुआ एक तरह से। तो ये तो वैसे भी कच्चा खाते हैं, जो दो चीज़ है, और इन्हें कच्चा खाना ही चाहिए, ठीक है ना। और तभी जाके ये बॉडी में काम करेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कच्चा नहीं खा सकते हम लोग। मान लो ग्रेन्स हैं तो कच्चा नहीं खा सकते, तो उनको फिर वो रोटी चावल जो भी कुक करके खाते हैं। तो इस तरह से है। बट मैं मेजरली बोलूँगा, ख़ासतौर पे जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं या जो बीमार है वो हेल्दी होना चाहते हैं वापस से, अपने खाने का मैक्सिमम पोर्शन कच्चा रखिए। खास तौर पे जो कैंसर के पेशेंट हैं, माउथ अल्सर के पेशेंट हैं, माउथ कैंसर के पेशेंट हैं, उनको हम 100% रॉ बोलते हैं। उनमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन फिर भी अगर मुझे चूज़ करना पड़े एक, तो गिवन अ चांस, तो रॉ इज़ द बेस्ट थिंग। जो जिस फॉर्म में भगवान ने बनाया उसी फॉर्म में उसको ले लो, वही ठीक रहता है। अच्छा, तो लेकिन अब आजकल ना मैंने देखा कि कुछ आयुर्वेदाचार्य हैं या सोशल मीडिया पर जो अपने आप को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, वो आजकल रॉ फूड को लेकर के एक काफ़ी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। उसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अधिक कच्ची सब्जियां या फलों का सेवन करते हैं तो आयुर्वेद में इसका निषेध है और बोला है कि आप अत्यधिक मात्रा में रॉ फूड नहीं खा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो जैसे कुछ कृमि रोग हैं या उस जैसे और भी बहुत सारे रोग बताए हैं कि आप रॉ डाइट को भी उन्होंने हानिकारक बताया है कि वो सच में नुकसान दे सकती है। क्या किसी भी तरह से ये संभव है? नहीं, इसमें मैं बताता हूँ। अभी भी हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से रॉ पे रहते हैं। डॉक्टर बीबी गोयल, कौन नहीं जानता उनको? आप लोग जो 30 साल से वो रॉ पे हैं, रॉ के अलावा कभी कुछ खाते ही नहीं हैं। प्रदीप शाह हैं मुंबई के, वो मेरे ख्याल 10 साल से ऊपर हो गए रॉ पे हैं। पहले वो बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे इसलिए। और वो तो बोलते हैं ज़ीरो फायर फूड, मतलब हाँ, मतलब फायर में नहीं, गर्म भी नहीं करना, जो थोड़ा बहुत है ना। तो सूप भी नहीं पीना, वेजिटेबल सूप, क्योंकि उसमें तो फायर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे एक कम्युनिटी भी है जो कि रॉ पे रहती है, और उनमें हमने देखा है कि उनमें कोई बीमारी होती नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं तो DIP डाइट फॉलो करता हूँ, जाहिर सी बात है। कुक फूड भी मेरा एक सेक्शन है, प्लेट 2 है ना, रॉ और कुक फूड दोनों मिला के। तो एक तो है कि लाइव एग्जांपल्स हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। तो कैसे पता चलेगा किस पे विश्वास करें? तो लाइव एग्जांपल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे पेशेंट ऐसे हैं 5%, जो ऐसा बोलते हैं कि रॉ कच्चा सब्जी खाने के बाद उनको ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में, स्टमक में दिक्कत होती है। वो 5% होते ज़रूर हैं। हम उनको बोलते हैं कि सब्जियां जो हैं कच्ची ना खा के उनको स्टीम कर दें। स्टीम करने के बाद तब उसको खाएं। उसके बाद बोलते हैं हम ठीक होने लगे, अब वो दिक्कत चली गई। तो ये बात सही है कि 5% को वो सूट नहीं भी करता हो तो, लेकिन फ्रूट तो कच्चा ही हुआ, वो तो खाना ही है। सब्जियां कच्ची सूट नहीं करेंगी तो उनको स्टीम कर लें। ये हम बताते आए हैं, और ये हॉस्पिटल्स में भी हम करते हैं, पेशेंट्स को भी बताते हैं, एहतियातन भी बताते हैं। तो कुछ पेशेंट्स 5% ओनली, उनकी तासीर थोड़ी अलग अगर है तो फिर उनको स्टीम करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे अब सब्जियां भी हैं, आपने बताया कि वैसे तो रॉ फॉर्म में ही खानी चाहिए, लेकिन कुछ सब्जी ऐसी होती हैं कि उनको खा ही नहीं सकते रॉ फॉर्म में, तो उनको अगर वो कुक्ड करके भी खा रहे हैं। ऐसे ही एनिमल फूड को लेकर के जब बात होती है तो आप तो कहते हैं कि कोई भी, ना कि सिर्फ मांस मछली, कोई भी एनिमल फूड आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि हानिकारक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूँ वेरीफाई करने के लिए कि कोई भी ऐसा फूड है जो एनिमल से आता है और वो ज़्यादा हानिकारक ना हो या हमारे लिए बेनिफिशियल हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो जानवर से आता हो और हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि अब देखिए कि बॉडी को जब भगवान ने बनाया है तो उसको क्या खाएगा उसको हिसाब से बनाया है। जैसे आपके पास डीजल की कार है तो मैन्युफैक्चरर ने ये सोच के बनाया कि डीजल पड़ेगा। अब डीजल की कार लेके सोचेंगे इससे महंगी मैं फ्यूल पेट्रोल डाल दूंगा, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। हालांकि डीजल पेट्रोल अगर देख के फ़र्क नहीं पता चल सकता किसी को, रेट भी लगभग सेम है, राइट। डीजल पेट्रोल उल्टा महंगा है,
लेकिन डीजल की कार में पेट्रोल डाल देंगे, पेट्रोल की कार में डीजल डाल देंगे तो चलेगा नहीं, उसी वक्त ख़राब हो जाएगा, पूरी इंजन बदलवानी पड़ेगी। तो ये जिस तरह से कोई भी कार बनता है तो कौन सा फ्यूल बनेगा, किस फ्यूल के लिए चलेगा, वो पहले से डिसाइड हो जाता है, उससे आप वो आप भी ध्यान रखते हैं। ठीक उस तरह से कुदरत में भी जब जानवरों को बनाया गया तो वो किस तरह का ईंधन उसको यूज़ करना है, फ्यूल कौन सा यूज़ करना है, वो भी हमारे बॉडी में इनबिल्ट है। जैसे मान लो जितने भी एनिमल्स हैं जो कि प्लांट बेस्ड हैं, चाहे घोड़ा है, गधा है, हाथी है, गाय हैं, उन सब का बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे स्टार्टिंग विद टीथ, राइट। जैसे हमारे दांत हैं नुकीले नहीं होंगे, हाथी के जो अंदर के दांत हैं नुकीले नहीं हैं, राइट। गाय के दांत देखिए, भैंस के दांत देखिए, घोड़े का दांत देखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एनिमल ईटिंग एनिमल होते हैं, शेर हैं, उनका मुंह जब खुलता है तो मुंह बहुत बड़ा ऐसे खुलता है ज़्यादातर, जबकि अब गाय का, भैंस का, इवन हाथी का जो मुंह खुलता है छोटा सा खुलता है। आप जब मुंह खोलते हैं तो आपका मुंह ज़्यादा शेर की तरह लगता है या ज़्यादा गाय की तरह लगता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली। आप देखेंगे जो एनिमल होते हैं, जो जानवर खाते हैं, उनके नाखून अलग से औजार की तरह बने होते हैं ताकि एनिमल को काट सके, पकड़ सके। जबकि जब घोड़े के नाखून देखें आप, राइट, तो या फिर गाय के नाखून देखें आप, या हमारे खुद के नाखून देखें, वो पॉइंटेड नहीं है, वो शिकार करने के हिसाब से नहीं बने हैं। जो हमारा इंटेस्टाइन है, राइट, वो इंटेस्टाइन आप देखेंगे, पता ही आपको इस तरह से है, राइट, करीब 6 मीटर का इंटेस्टाइन होगा। जबकि जो टाइगर का इंटेस्टाइन है, जो जानवर एनिमल खाते हैं, उनका इंटेस्टाइन छोटा सा होता है, 1/3। क्योंकि जो एनिमल फूड जो खाता है, वो एनिमल फूड जो मांस है वो पेट में बहुत लंबे समय तक रहेगा तो सड़ जाएगा। हमारे इंटेस्टाइन में ट्रैवल करने में इट विल टेक लॉन्गर टाइम, तो वो बीमार करेगा इंसान को। लेकिन जो टाइगर का इंटेस्टाइन बना है, छोटा सा बना है, हालांकि टाइगर इंसान से बहुत बड़ा होता है, इंटेस्टाइन इज वेरी स्मॉल। जितने भी एनिमल हैं जो एनिमल को खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि जिस तरह से डीजल कार के इंजन को डिज़ाइन किया गया डीजल के लिए, ठीक उस तरह से हम डिज़ाइंड है फॉर ईटिंग सर्टन फूड, राइट। तो हमें उस प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और उसके उदाहरण मैंने आपको थोड़े बहुत दे भी दिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जितने दुनिया के सारे रिसर्चर दुनिया डेयरी पे मैंने सारे इकट्ठे किए, bishrup.com/whitetooth सिंगल वर्ड है, में जाएंगे तो सारे रिसर्च पे मिल जाएंगे। उसमें यही सिद्ध होता है कि डेयरी प्रोडक्ट जो कि एक एनिमल फूड है, एनिमल बेस्ड फूड है, उससे आपकी बीमारियाँ बनती हैं, बढ़ती हैं, कैंसर बनता है, हड्डियों की बीमारी ज़्यादा होती है, और फ्रैक्चर होता है। तो ये, और उसको छोड़ने से आपकी हार्ट की दिक्कतें ठीक होने लगती हैं, बीपी नॉर्मल होने लगती है। इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2018 में ही दूध को अपने लिस्ट ऑफ फूड से हटा दिया। और दूध लिस्ट ऑफ फूड में आया भी कैसे? अब देखिए, जो पिरामिड बचपन में हम पढ़ते थे, देखते थे, वो पिरामिड किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने तो बनाया नहीं। WHO जब वो पिरामिड लेके जा रहा था अनाउंस करने प्रेस रिलीज में, तो डेयरी इंडस्ट्री ने बहुत पैसा खिला के, ब्राइब करके दूध की एक जगह बना दी, ताकि इसको भी बैलेंस डाइट लोग माने। उसकी अगर हिस्ट्री आपको पढ़ना है, उसके एविडेंस चाहिए, तो मेरी किताब है वाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक, वो हमसे हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, तो bishrup.com से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने तो आपको सबूत दे दिए, राइट। तो चाहे वो एनिमल फूड हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट ही होना, उसे छोड़ना है। इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि सरकारी संस्थान है, देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद का, उन्होंने मेरी इस तर्क पे एक ट्रायल किया, क्लिनिकल ट्रायल किया, 2 साल चला है ट्रायल। DIP डाइट में कोई डेयरी प्रोडक्ट होता नहीं, एनिमल फूड नहीं होता, वर्सेस अगर लोग डेयरी लेते हैं, तो देखा कि जो लोग नहीं लेते डेयरी, वो बीमारी से बड़ी तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। और ये ट्रायल 2 साल चला। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायल वो होगा जो आप खुद के लिए करेंगे। मैं तो आप ही को बोलता हूँ कि 3 हफ्ते के लिए डेयरी छोड़ के देखिए, फिर देखिए कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है क्या आपके पेन अगर जॉइंट में घटते हैं क्या आपका ब्लड शुगर ज़्यादा कंट्रोल में रहता है क्या आपका BP ज़्यादा कंट्रोल में रहता है क्या। और अगर इन सब का आंसर पॉजिटिव मिलता है, तो आपको समझ गया कि आपके लिए दूध नहीं बना है। एंड द सेम थिंग गोज़ विद एनिमल फूड एज वेल। अच्छा, चूँकि आपने कहा कि भी दूध का अगर सेवन करने से जो आपको रिजल्ट मिलता है उस पर आप यकीन कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, राजीव दीक्षित जी को भी बहुत फॉलो करते हैं। एक साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे में एक पहलवान हुए, इस समय चल रहे हैं, देसी टार्जन, उनसे मैं भी पर्सनली मिला। उनके जैसे और भी बहुत सारे हैं, वो इतने ज़्यादा स्वस्थ हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई, और वो गाय के दूध के अलावा कुछ सेवन ही नहीं करते हैं। तो ऐसे, वो तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं ऐसे लोगों की और जानकारी लेने के लिए बहुत सारे लोगों से मिला, तो वो वहाँ पर मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ कि अगर उनका डाइट में सिर्फ ये एनिमल फूड है, तो और वो बहुत सारे सालों से ये फॉलो कर रहे हैं, वो भी बार नहीं है, तो अब ऐसे इसको क्या समझा जाए? देखिए, अगर तो आप हेल्दी हैं तो जो भी आप खा रहे हैं उसको खाते रहिए। अगर तो आप बीमार पड़ गए हैं, तब इनको छोड़िए, आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी। वो हेल्दी हैं,
और हेल्दी रहें, जो भी खा रहे हैं खाते रहें, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बीमार पड़ गए और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो इसको छोड़ के देखिए, और अगर आप ठीक हो रहे हैं छोड़ने के बाद, इसका मतलब दूध आपको सूट नहीं कर रहा। अच्छा, एक दूध को लेकर के बात आती है कि जैसे किसी जो कोई पशु पालते हैं, अब वो चाहे गाय हो या भैंस हो, अगर वो दूध उनके शरीर से नहीं निकाला जाएगा तो वैसे तो उनका जो बछड़े हैं, बच्चे होते हैं, वो पीते हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं पी पाते पूरा। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ज़्यादा उनके दूध थनों में रह जाए तो उनको खुद बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो ऐसा करने के लिए भी वो दूध का सेवन भी लोग करते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सच है कि अगर दूध किसी की बॉडी में रह जाता है, किसी भी पशु की, क्योंकि बहुत सारे किसान भी हैं जो भी पालते हैं पशुओं को, तो अगर वो दूध नहीं निकालें, केवल बछड़ों के लिए छोड़ दें, लेकिन बहुत सारा दूध बच जाता है, क्या वो उनके लिए हानिकारक होता है कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो ऐसे ही अफवाह फैलाया है। फॉर एग्जांपल, जो बहुत सारे गाय भैंस ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं, जो कि कोई किसी ने नहीं पाला। वो जंगल के बीच में जो गाय हम पालते हैं, गाय ऐसा नहीं कि जंगल में रहते, जंगली गाय होती हैं, जंगली भैंस होती हैं, उनका तो दूध कोई नहीं निकालता। फिर तो जंगल के सारे गाय भैंस घोड़े सब मर जाने चाहिए थे, है ना। तो कुदरत उतना ही दूध बनाती है जितना आप निकालोगे, ज़्यादा निकालोगे ज़्यादा बनाएगी। जब बच्चा पीना छोड़ देता है, जब वो बाहर नहीं निकल रहा, तो कुदरत अपना स्विच ऑफ कर देती है। इंसान में भी देखा, जब माँ बच्चा पीना छोड़ देता है, उसके बाद माँ का दूध अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। जितना बच्चे को चाहिए उतना निकाला। बॉडी में एक होम्योस्टेसिस है, एक थर्मोस्टेट है कि जब बच्चा चूसेगा तो ही दूध निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही कुदरत का करिश्मा है, राइट। तो आप देखिए, कुदरत में इतने सारे जानवर हैं, इंसान भी उनमें से एक है। तो एक हाथी है, हाथी का दूध भी फिर निकालना चाहिए, नहीं तो हाथी मर जाएगा। घोड़े का भी निकालना चाहिए, ऊँट का भी निकालना चाहिए। ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये टेम नहीं कर सकते आप, इनको अपने बस में नहीं कर सकते दूध निकालने के लिए। इसीलिए इस लॉजिक को सिर्फ गाय पे फिट कर दिया, बिकॉज गाय का दूध आप निकालते हैं, राइट। तो जंगल में जो गाय छोड़ी हुई हैं, जंगल में जो गाय कुदरती रहती हैं, वो तो कोई नहीं मरती। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल में, भोजन की जब बात हो रही है तो कुछ भोजन के बारे में हमारी नानी दादी या बुजुर्ग कुछ कहावतें बोलते हैं, बचपन से सिखाते हैं। एक तो कि जैसे दाल पर वो ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चे अक्सर वैसे दाल खाते नहीं हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है ये बोल करके कि इसमें प्रोटीन या ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब चूँकि दाल को तो रॉ फॉर्म में खा नहीं सकते, एक तो वो। दूसरा, बासी रोटी, अगर रोटी भी लोग खाते हैं तो उनका मानना रहता है, और कुछ चिकित्सक भी बताते हैं ऐसा, कि बासी रोटी यदि आप खाते हैं सुबह में, रात की रखी हुई रोटी, वो लाभदायक होती है। इन दोनों के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, हम अपने DIP डाइट में बोलते हैं प्लेट 2 में आप दाल सब्जी रोटी चावल खा सकते हैं, और हम बोलते हैं शुरू से, राइट। तो ऐसा नहीं कि ये पॉइज़न है। लेकिन जहाँ तक बात आती है प्रोटीन की, आप सोचिए प्रोटीन की इतनी आपको चिंता है, क्योंकि प्रोटीन की बात आती रहती है, प्रोटीन के पाउडर भी आते रहते हैं। इसीलिए वो प्रोटीन के पाउडर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने दिमाग में घुसाया हुआ है कि प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी की डेथ लो प्रोटीन से हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से किसी की मौत हो गई है? ऐसे कभी सुना है? कभी सुना ही नहीं, राइट। तो और मान लो घोड़ा है, वो इतना ताकतवर होता है, हाथी इतना ताकतवर होता है, गाय भैंस गधा, राइट, इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? पत्तों से मिलता है, पेड़ से मिलता है। तो ये तो कोई पाउडर नहीं लेते, ना ही कोई दूध पीते हैं, ठीक है ना, ना ही ये दाल खाते हैं, ये तो पत्ते खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ताकत है हमारे बॉडी को मिलता है वो ग्रीन लीव्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। उसके जूस पीजिए, अगर वो खा नहीं सकते तो उसको तो स्टीम कर लीजिए। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है रोटी का, तो ये तो मैंने पहली बार सुना है कि अगर बासी रोटी खाएंगे तो सेहत में कुछ फ़ायदा होगा। और इसका मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अमंग ऑल द फूड, गेहूँ इज़ द वर्स्ट फूड। गेहूँ से ब्लड शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और गेहूँ की जगह हम ज़ीरो मिलेट, ज़ीरो ग्रेन आटा, जो आपने लास्ट वीडियो डाला भी था, है ना, तो रोटी भी खाइए और वो आपका कंट्रोल करे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, उसका इंतजाम कीजिए, बी ऑन ज़ीरो ग्रेन आटा। अच्छा, जब भी लोग DIP डाइट पे आते हैं, एक छोटा सवाल मुझे याद आ गया, लोग पेस्टिसाइड्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि अब चूँकि आजकल लोग जो है पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं फल और कच्ची सब्जियों में, तो उसका मोटा मोटा क्या समाधान हो सकता है? देखिए, समाधान तो ये है कि जब जनता जागरूक होगी, आप इस आवाज़ को उठाएंगे। जो लोग ऑर्गेनिक बेचते हैं, अभी हमारे बहुत सारे मित्र ऑर्गेनिक बेचते हैं, लेकिन वो खरीदता नहीं है। महंगा होने के बावजूद भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप खरीदेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो लोग और इस फील्ड में आएंगे, तो जब लोग और आएंगे तो इसकी कीमत भी कम होगी। तो ये अगर कोई पेस्टिसाइड बेचता है तो उसमें भागीदारी हमारी भी है, क्योंकि हम भी उससे खरीद रहे हैं, है ना। तो ये जन जागरूकता के बिना नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो एक सब्जी है, उसमें पेस्टिसाइड वाला सब्जी है, उसको अगर कुक कर देंगे तब भी तो पेस्टिसाइड उसमें उतना ही है। तो कुक करने से पेस्टिसाइड कम ज़्यादा तो होगा नहीं,
राइट, तो तब भी आप पेस्टिसाइड लेते हैं। लेकिन जब अनकुक रहता है, कच्चा खाते हैं टमाटर, तो उसके अंदर लाइव एंजाइम भी होते हैं। जी लाइव एंजाइम टमाटर का जूस निकाल के अगर माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो वो दिख जाएंगे आपको। जी वो लाइव एंजाइम आपके बॉडी में प्रोटेक्टिव वैल्यू की तरह काम करता है, इवन अगेंस्ट द पेस्टिसाइड। तो हम जो अपने वेजिटेबल अपने जो हॉस्पिटल में देते हैं या मैं खुद खाता हूँ वो तो नॉर्मल बाज़ार का ही आया होता है। जी कभी कभी हम एक छोटा सा हिस्सा ऑर्गेनिक का मंगाते हैं, जी जहाँ जहाँ से जो मिल सकता है, बाकी नॉर्मली खाते हैं क्योंकि हम तो ट्रैवल करते रहते हैं, तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, जागरूकता कीजिए। और अगर तो आपको पेस्टिसाइड जैसे धोने से या गर्म पानी धोने से ऐसा कुछ भी है कि उससे ज़्यादा अच्छे से उससे थोड़ा कम हो जाएगा, आउटर लेयर में जो है वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा। यस। तो ये सारी जानकारी थी भोजन के विषय में एंड आई होप कि इन सभी सवाल और जवाबों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी